हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि पहले जो है वो आप लेक्चर को, वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखें, उसके बाद में आप अपनी लैंग्वेज के अंदर नोट्स बनाएं। वैसे मेरी लैंग्वेज सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आप अपनी लैंग्वेज के अंदर नोट्स बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो है उस चीज़ को समझें, लेक्चर को उसको समझें, उसके बाद में नोट्स बनाएं। वो सबसे बेटर तरीका है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी होंगी जहाँ आपको कहाँ गलतियाँ होती है, किस जगह पर गलतियाँ करते हैं, क्वेश्चन का अपना प्रोसीजर क्या है, वो चीज़ भी बताई जाती है। फिर जहाँ गलती हो रही है उसको किस तरीके से सुधारा जाए, वो हिस्सा भी बताया जाता है। अब जो बच्चा जो है वो साथ साथ नोट्स बनाता हो, क्या करता है, उस गलत मेथड को भी लिख लेता है और सही मेथड को भी लिख लेता है। फिर दोबारा पढ़ता है तो कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो वो चीज़ ना करें, पहले आप उस चीज़ को समझ लें, उसके बाद में आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अपने जो है वो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो अपना हिस्सा होगा, जिस चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, वहाँ से अपना सारा अभी इंपॉर्टेंट हिस्सा चलने वाला है, वो है अपना रासायनिक साम्य। इसलिए जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर अपन ने अभिक्रिया की दर और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिस्कस किया था। एक तरीके से वहाँ से अपना इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू हो गया था, उसी जगह से। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे रासायनिक साम्य। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सब लिखने से पहले जो है आप इस चीज़ को समझना, पहले समझने का काम है, समझा रहा हूँ उस चीज़ को, उसके बाद में मैं लिखा दूंगा कि कहाँ क्या लिखना है अपने को। क्लियर है? तो जो रासायनिक साम्य है वो क्या है, क्या चीज़ है रासायनिक साम्य? तो रासायनिक साम्य को समझने के लिए मैं एक ग्राफिकल मेथड काम में लेऊँगा, ग्राफ काम में लेऊँगा। यहाँ वो केवल अपने समझने के पर्पस से होंगे। अगर वो ग्राफ समझ में आ गया तो थ्योरी आप खुद बना सकते हो, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की है। तो मुझे सबसे बढ़िया तरीका वही लगा कि अगर मैं ग्राफ समझ लेता हूँ तो मैं मेरी लैंग्वेज में, अगर मुझे ये लगता है कि मैं इस थ्योरी को भूल जाऊँगा रटने के बाद में, तो रटो मत, आप उस ग्राफ को समझ लो। ग्राफ को समझकर आप अपनी थ्योरी खुद डेवलप कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप ग्राफ को समझें। तो उस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको चीज़ को डिस्कस करते हैं कि रासायनिक साम्य है क्या, इसको किस तरीके से लिया जाए। तो रासायनिक साम्य को समझने के लिए मैं एक कॉमन अभिक्रिया लूँगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक अभिक्रिया है A+B और ये साम्य में है C+D। तो यहाँ शब्द समझा जाएगा वो है साम्य, कि साम्य क्या है और साम्य की प्रकृति कैसी है। तो पहली बात तो ये कि साम्य हमेशा गतिक प्रवृत्ति का होता है, हमेशा गतिक प्रवृत्ति का। ठीक है, गति ही करेगा। अब वो गति किधर भी करो वो बाद की बात है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति गति की ही होगी, हमेशा गति करेगा। गति उसकी आगे की भी और हो सकती है और पीछे की और भी हो सकती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना हमेशा कि साम्य की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा क्या होती है, गतिक होती है, गतिक प्रवृत्ति का होता है साम्य। अब इस चीज़ को समझने मेरे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है A+B और C+D, जिसमें मेरा मान लिया प्रारंभिक अवस्था में A+B ये जो है वो किसका काम कर रहा है, अभिकारक का। ये क्या है मेरे पास, अभिकारक। और C+D ये मेरे पास क्या है, उत्पाद। क्लियर? ये अभिकारक है, A+B से क्या बन रहा है, उत्पाद C+D। अब बात आती है साम्य की। साम्य जो है वो हमेशा कहाँ होगा, साम्य क्या है, साम्य जो है वो क्या है, गतिक है, गतिक प्रवृत्ति का है। दूसरा जो साम्य है वो हमेशा बंद पात्र में होगा। ये पहले मैं बता चुका हूँ, बंद पात्र में। साम्य हमेशा कहाँ स्थापित होता है, बंद पात्र में। अगर खुला पात्र है तो फिर साम्य स्थापित नहीं होगा। ये इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब यहाँ अभिकारक A+B है, उत्पाद बनता है C+D। प्रारंभिक अवस्था की बात करूँ, अगर मैं प्रारंभ की बात करूँ, प्रारंभ में या प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में अभिकारक की जो है वो सांद्रता, इसकी सांद्रता क्या होती है, ज़्यादा। प्रारंभिक अवस्था में अभिकारकों की सांद्रता होती है ज़्यादा, और उत्पाद की सांद्रता, इसकी सांद्रता शून्य कह सकते हो या कम। ठीक है, इसकी शून्य या फिर कम होती है। एक्चुअल में शून्य ही होती है, कम तो मैं कम भी ले सकता हूँ काम में, क्योंकि इसकी ज़्यादा है तो इसकी कम हो गई हिंदी लैंग्वेज के अनुसार।
बाकी अगर शुद्ध बात की जाए तो इसकी सांद्रता प्रारंभ में क्या होगी, 0। जब अभिक्रिया ही नहीं हो रही है तो अभिक्रिया ही नहीं होगी तो इसकी मात्रा क्या होगी, 0 होगी। इसकी मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। अब जैसे ही अभिक्रिया शुरू होती है तो अभिक्रिया की, ये रफ मेथड है बेटा, लिखना नहीं है, समझने का एक प्रोसेस बता रहा हूँ। अभिक्रिया की गति के दौरान, तो अभिक्रिया की गति के दौरान जो है अभिकारक की सांद्रता में जो है वो क्या हो जाएगी, सांद्रता में क्या हो जाएगी, कमी। और उत्पाद की जो सांद्रता है इस सांद्रता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। इसकी सांद्रता में धीरे धीरे कमी होना शुरू हो जाएगी, इसकी सांद्रता में धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और एक अवस्था ऐसी आएगी जब अभिकारकों की और उत्पादों की जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। जितना मेरे पास अभिकारक की सांद्रता है, जितनी मेरे पास अभिकारक की मात्रा है, उतनी ही मेरे पास उत्पाद की मात्रा होगी। ठीक है, एक अवस्था ऐसी आएगी जब इसकी मात्रा, अभिकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। जब दोनों की मात्रा समान हो जाएगी वो अवस्था कहलाती है मेरी साम्य अवस्था। अगर दोनों की, अभिकारक की और उत्पाद की, अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता समान, मात्रा या सांद्रता समान, तो वो कहलाती है साम्यावस्था। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है साम्यावस्था। तो बात समझ में आ गई। प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता 0 या कम। जैसे ही अभिक्रिया संपन्न होना शुरू होती है, अभिक्रिया शुरू होती है, वैसे वैसे और समय बढ़ता है, वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता कम होती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात, निश्चित समय पर, तो निश्चित समय पर क्या होगा, अभिकारक या जो उत्पाद की मात्रा है या जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। जब अभिकारक की मात्रा या जो सांद्रता समान होगी उस कंडीशन के अंदर जो वो अवस्था कहलाएगी वो कहलाएगी मेरी साम्य अवस्था या फिर साम्य। आ गई बात समझ में, क्लियर है। दूसरा इसे मैं किस रूप में दे सकता हूँ कि जब अभिकारक उत्पाद में बदलता है, जब अभिकारक उत्पाद में बनेगा, A प्लस B से क्या बनेगा, CD बनेगा, तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है अग्र अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया। और अग्र अभिक्रिया को कहा जाता है R फॉरवर्ड। इंग्लिश में उसे फॉरवर्ड करते हैं आगे की ओर, तो अग्र अभिक्रिया को दर्शाते हैं RF से, अग्र अभिक्रिया, अभिकारक से उत्पाद। और जब अभिक्रिया वापस उत्पाद ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, उत्पाद पुनः किस में बदलेगा, अभिकारक में। तो जब अभिक्रिया पीछे की ओर चलेगी, उत्पाद से वापस अभिकारक की ओर, तो जब अभिक्रिया उत्पाद से अभिकारक की ओर चलती है तो उसे कहा जाता है पश्य अभिक्रिया। और इसे दर्शाते हैं R बैकवर्ड से। ठीक है, तो साम्य अवस्था पर क्या होगा, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर, या इसको छोड़ो, यहां लिख सकते हैं साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर R फॉरवर्ड बराबर हो जाएगा किसके, R बैकवर्ड की। अग्र जो अभिक्रिया की दर है वो पश्य अभिक्रिया की दर के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। या सेम इसका उल्टा, पश्य अभिक्रिया की दर अग्र अभिक्रिया की दर के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। वो अवस्था कहलाती है उसकी साम्य अवस्था। अगली बात समझ में, तो किसको कहा जाता है, साम्य अवस्था। अब साम्य जो अवस्था है उसके लिए मैं 2 इंपॉर्टेंट कथन ये बता चुका हूँ। इस साम्य अवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है, इसको ग्राफीय निरूपण के द्वारा किस प्रकार में प्रेजेंट कर सकता हूँ, और उसमें एक चीज़ को और समझाया जाएगा, वो चीज़ भी आपको नोटिस करनी है। तो उसके लिए जो है लिखना बाद में मैं बता दूंगा क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये अपने पास मेथड समझ में आएगा। इस पूरी प्रक्रिया को आप ग्राफ के द्वारा लेंगे, वो अपना सारांश है, उस चीज़ से आप उसको बहुत बढ़िया समझ सकते हो।
तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है, एक तो गतिक प्रवृत्ति का होता है, दूसरा ये क्या होता है कि बंद पात्र में ही संपन्न होता है। लिखाऊंगा ये सब चीज़ें, पहले समझ लो। तो इस सारी प्रक्रिया को जो है वो ग्राफ में किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो मान ली मेरे पास जो है वो अभिक्रिया, वो क्या है, एक सामान्य अभिक्रिया के लिए a प्लस बी, इससे बनता है c प्लस डी। आर फॉरवर्ड है, ये आर बैकवर्ड है। तो यहाँ मेरे पास जो है वो ग्राफ है, एक ग्राफी निरूपण है। इसमें क्या है, यहाँ तो मैंने ली वो लिया समय, या यूँ कह सकता हूँ दर। इधर तो है मेरा समय, इधर तो है समय। यहाँ बात की जाए उसकी दर की या सांद्रता की। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। तो प्रारंभ में मैंने क्या कहा था कि प्रारंभ के अंदर अभिकारक की सांद्रता होती है ज़्यादा, ये सांद्रता को दर्शाता है। इधर जो है वो सांद्रता भी चल रही है, सांद्रता। प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा है, उत्पाद की सांद्रता क्या है, 0 है। तो मान लिया यहाँ इस जगह, इस बिंदु पे क्या है, अभिकारक है। ऊपर की ओर सांद्रता बढ़ रही है, तो इस जगह जो है वो a प्लस बी क्या है, सांद्रता को दर्शाता है कि यहाँ पे a प्लस बी की ये उच्चतम सांद्रता है। फिर मैंने ये कहा जैसे ही अभिक्रिया शुरू होती है तो अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी होना शुरू हो जाती है। अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो जैसे जैसे समय बढ़ा तो अभिकारक की सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता में क्या हो गई, कमी हो गई। अब जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता में कमी हुई वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो उत्पाद पहले में क्या था, 0 से लेके उच्चतम। उत्पाद में प्रारंभ में क्या था, 0, उसकी सांद्रता 0 थी। जैसे जैसे समय बढ़ा तो उत्पाद की सांद्रता में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो उत्पाद की सांद्रता में जो है वो वृद्धि हो गई। और एक समय ऐसा आता है जब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अभिकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। एक स्थिति ऐसी आएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगी, बराबर, स्थिर। वो पॉइंट है ये, इसको आप नीचे की ओर बढ़ा दो। तो यहाँ से इस 0 समय से लेके ये कितना समय है, ये जो है ये हिस्सा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जगह तक 0 से लेके ये हिस्सा, ये कहलाता है साम्य अवस्था या साम्य प्राप्त होने में लगा समय। साम्य प्राप्त होने में कितना समय लगा वो बता देगा। 0 से लेके 1 घंटा लगा, 2 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, वो तो ये साम्य को प्राप्त होने में लगा समय है। इस बिंदु पे जो है वो क्या प्राप्त हो गई अपने को, साम्य अवस्था। इस जगह पे साम्य अवस्था प्राप्त हो गई। तो ये चल रहा है क्या, ए से बी। तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया, ये ग्राफ हो गया अभिकारक के लिए, अभिकारक। और जो ये आपका ग्राफ है ये किसके लिए हो जाएगा, उत्पाद के लिए। ये ग्राफ किसके लिए है, उत्पाद के लिए। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो a प्लस बी उससे बनता है c प्लस डी। अब इस प्रक्रिया को, यह है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। अब इस पूरी प्रक्रिया में मैंने क्या किया, उत्प्रेरक मिला दिया। अब जैसे ही मैं इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक मिलाता हूं, तो जब उत्प्रेरक मिलाऊंगा तो ये तो हो गई R फॉरवर्ड और ये हो गई R बैकवर्ड के लिए, ये लिया जा सकता है इसको।
अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के लिए। ये आर फॉरवर्ड है और ये आर बैकवर्ड है। ये ग्राफ जो चल रहा है वो चल रहा है अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया की दर, और ये है पश्च अभिक्रिया की दर, आर बैकवर्ड और आर फॉरवर्ड। ये अब मान लो इस अभिक्रिया में मैंने उत्प्रेरक को और सम्मिलित कर लिया, यहाँ मैंने उत्प्रेरक को और सम्मिलित कर लिया। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर भी मैंने कंसल्ट किया था कि उत्प्रेरक जो है, पिछले वीडियो के अंदर समझाया था कारकों में, उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, धनात्मक उत्प्रेरक और एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम करता है। अभिक्रिया की दर को घटाएगा ऋणात्मक, और धनात्मक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। तो इसी में अगर मैंने उत्प्रेरक सम्मिलित कर लिया, तो मान लो अगर मेरे पास धनात्मक उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा, तो जब धनात्मक उत्प्रेरक मैंने मिलाया और अभिक्रिया की दर बढ़ेगी तो साम्य अवस्था क्या होगी, जल्दी प्राप्त हो जाएगी। और अगर मैंने ऋणात्मक उत्प्रेरक मिलाया है तो साम्य अवस्था प्राप्त होने की जो दर है, जो समय है, उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि। मुझे साम्य थोड़ा लेट प्राप्त होगा ऋणात्मक में, और धनात्मक में साम्य मुझे शीघ्रता से प्राप्त होगा। तो उसे मैं किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकता हूँ कि अगर मेरा धनात्मक उत्प्रेरक है तो साम्य जो है वो यहाँ इस जगह प्राप्त हो जाएगा, ये ठीक है। ये तो हो गया आर फॉरवर्ड और ये हो गया आर बैकवर्ड। ये किस कंडीशन में होगा, साम्य जल्दी मिल जाएगा मुझे, ये बिंदु। तो ये तो है धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। और अगर मैंने ऋणात्मक उत्प्रेरक प्रयुक्त किया है तो ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है, बेटा ये बीच में आएगा, इसको अभिक्रिया की दर, ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है वो ये कंडीशन इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ ये ऋणात्मक की उपस्थिति में होगा। तो ये जो ग्राफ मिलेगा, साम्य थोड़ा लेट प्राप्त होगा, ये होगा ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। इसको कह सकता हूं मैं, इसको कह सकता हूं पश्च अभिक्रिया की दर आर बैकवर्ड, और इसे कह सकता हूं अग्र अभिक्रिया की दर आर फॉरवर्ड, ठीक है। और इस बिंदु पर ये जो बिंदु मिला है, ये यहाँ आर फॉरवर्ड बराबर होता है आर बैकवर्ड के। ये अपना पूरा ग्राफ है। तो इस ग्राफ को समझें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। एक सामान्य अभिक्रिया A प्लस बी सी प्लस डी, प्रारंभिक अवस्था मेरे पास ये अभिकारक है ए बी, और सी डी जो है मेरे पास उत्पाद है। प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा होती है और उत्पाद की सांद्रता शून्य होती है। तो मेरे पास एक ग्राफ है ये, जिसमें नीचे वाला हिस्सा है समय, इधर से इधर की ओर चलने पर समय बढ़ता है, और नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो सांद्रता बढ़ती है। तो यहाँ सांद्रता सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सांद्रता 0 है। तो 0 सांद्रता किसकी है समय में, प्रारंभ में इसकी सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता 0 है, और सांद्रता यहाँ उच्चतम है वो किसकी है, अभिकारक की है। तो प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता ज़्यादा, उत्पाद की सांद्रता कम। अब जैसे समय शुरू होता है, अभिक्रिया स्टार्ट की जाती है,
समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता में कमी होगी, अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होना शुरू हो गई और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होना शुरू हो गई। एक समय ऐसा आएगा जब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता समान हो जाएगी या अभिक्रिया की दर समान हो जाएगी, वो अवस्था कहलाती है साम्य अवस्था। तो ये जो दोनों ग्राफ जहाँ काटते हैं वहाँ पे अग्र अभिक्रिया की दर अभिकारक से उत्पाद में बदलना और पश्च अभिक्रिया की दर उत्पाद से अभिकारक की ओर चलना, वो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। वो अवस्था कहलाती है उसकी साम्य अवस्था। ठीक है, तो साम्य अवस्था पर ये कंडीशन अपने को मिलेगी। अब इस साम्य अवस्था को बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है कि उसे शीघ्रता से भी प्राप्त किया जा सकता है और उसे थोड़ा लेट भी प्राप्त किया जा सकता है। अब शीघ्रता से कौन प्राप्त करेगा और लेट कहाँ प्राप्त होगी, उसको कौन प्रभावित करता है, उत्प्रेरक, जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था प्रभावित करने वाले कारकों में। अगर मेरे पास उत्प्रेरक वर्धक है यानी धनात्मक उत्प्रेरक है तो धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। तो जैसे अभिक्रिया की दर बढ़ेगी तो साम्य तेजी से प्राप्त होगा। जैसे ये साम्य देखो, नॉर्मल अवस्था में यहाँ साम्य मिल रहा था, मैंने जैसे उत्प्रेरक वर्धक मिलाया, धनात्मक उत्प्रेरक मिलाया, तो साम्य मुझे यहीं प्राप्त हो गया, जल्दी प्राप्त हो गया। अगर यहाँ मुझे साम्य प्राप्त होने में 10 घंटे लगते हैं तो इसको मैं नीचे की ओर लेके जाऊँगा तो साम्य मुझे जो है वो 5 घंटे में ही मिल जाएगा। मैंने ऋणात्मक उत्प्रेरक लिया या ऋणात्मक उत्प्रेरक के अलावा ऋणात्मक उत्प्रेरक की जगह कह सकता हूँ उत्प्रेरक विष या उत्प्रेरक संदमक मैंने लिया, तो वो अभिक्रिया की दर को क्या कर देगा, कम कर देगा। और वो अभिक्रिया की दर को कम कर देगा, स्लो कर देगा अभिक्रिया को, तो साम्य प्राप्त होने में समय ज़्यादा लगेगा। तो अगर ये 10 घंटे में साम्य प्राप्त हो रहा है तो देखो अभी ये डॉट यहाँ इस जगह आके मिल रही है, तो 10 घंटे की तुलना में ये मुझे 12 या 13 घंटे में मुझे प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते ही साम्य को प्राप्त होने में जो समय लग रहा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। धनात्मक है तो साम्य को प्राप्त होने में लगा समय जो है वो कम हो जाएगा। और ना आपने उत्प्रेरक मिलाया ही नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन में जहाँ वो प्राप्त होगा वहाँ प्राप्त होता है। तो ये है नॉर्मल कंडीशन, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक और ये धनात्मक उत्प्रेरक। तो रासायनिक साम्य को इस प्रकार से समझाया जा सकता है। तो अगर आपको ये ग्राफ समझ में आता है तो पूरी थ्योरी समझ में आ गई, और अगर ग्राफ समझ में नहीं आता तो फिर आपको थ्योरी को रटना पड़ेगा, तो वहाँ कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी। क्लियर है, तो उत्प्रेरक का रोल भी समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरक किस प्रकार से इसको प्रभावित करेगा। क्लियर है, तो अग्र अभिक्रिया किसे कहते हैं वो मालूम हो गया, पश्च अभिक्रिया किसे कहते हैं वो मालूम हो गया। अभिकारक से उत्पाद में बदलना अग्र अभिक्रिया की दर, उत्पाद का पुनः अभिकारक में बदलना पश्च अभिक्रिया की दर। साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है। ये साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है। ये कब होता है, साम्य अवस्था पर। क्लियर है, अब यहाँ इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनको लिखेंगे, उसके बाद में आप इस ग्राफ को बना सकते हैं। तो पहले मैं जो पॉइंट लिखा रहा हूँ आप वो पॉइंट लिखें। तो हेडिंग डालो रासायनिक साम्य और अब पॉइंट लिखो। नंबर 1 फर्स्ट पहला पॉइंट, रासायनिक साम्य एक गतिक साम्य है। रासायनिक साम्य एक गतिक साम्य है जो केवल बंद पात्र में, जो केवल एक बंद पात्र में संपन्न होता है। बंद पात्र में संपन्न होता है। ठीक है, अब यहां जो मैं एक पॉइंट कह रहा हूं पहले सुनना, उसको फिर बाद में लिखना। यहां एक पॉइंट है वो ये कि अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, घुमा दिया जाए। अब घुमा दिया जाए कैसे कि ये जो अभिक्रिया है वो किस टाइप की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस टाइप की अभिक्रिया है। ये अभिक्रियाओं के प्रकार में पीछे पढ़ा चुका। ये चिन्ह देखो, ये कैसा है, उत्क्रमणीय। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि नहीं। तो ये भी तो कहा जा सकता है कि उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया उसकी एक मुख्य विशेषता क्या है। उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया की एक मुख्य विशेषता यह है कि उसके बीच में क्या होता है, रासायनिक साम्य स्थापित होता है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया की एक मुख्य विशेषता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की मुख्य विशेषता
कि उनके मध्य क्या होता है, रासायनिक साम्य स्थापित होता है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहाँ होती है, बंद पात्र में ही होती है। और रासायनिक साम्य भी कहाँ होता है, बंद पात्र में ही होता है। तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की प्रॉपर्टीज हैं, उसके गुण हैं वो क्या है, रासायनिक साम्य के लिए, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा ही रासायनिक साम्य को समझाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखो इसका, एक उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, एक उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य गुण यह है कि उसमें रासायनिक साम्य स्थापित होता है या उपस्थित होता है। रासायनिक साम्य स्थापित होता है या उपस्थित होता है। यह आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट लिखो इसके अंदर, एक सामान्य अभिक्रिया के लिए, एक सामान्य अभिक्रिया के लिए ये कथन लिखने के बाद में अब आप ये बनाएं, ये चीज आप बना सकते हैं, फटाफट बनाएं इसे। आर एफ और आर बी के अर्थ मैंने यहां लिख दिए। आर एफ क्या है, पश्च अभिक्रिया की दर, और आर एफ है अग्र अभिक्रिया की दर। बन गया होगा, तो इसके नीचे बन गया। तो इसके नीचे लिखो, अब इस डायग्राम के नीचे पॉइंट लिखो, अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक निश्चित समय के पश्चात, एक निश्चित समय के पश्चात अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर, और ब्रैकेट में कर लेना उसे आर फॉरवर्ड, आर एफ, अग्र अभिक्रिया की दर, और ब्रैकेट में क्या करोगे, आर एफ, अग्र अभिक्रिया की दर, कॉमा पश्च अभिक्रिया की दर, और पश्च अभिक्रिया की दर के आगे ब्रैकेट में लिखोगे आर बी। एक निश्चित समय पर अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के समान या बराबर, के समान या बराबर हो जाती है, हो जाती है। जैसे अपने डायग्राम में था ये, आर फॉरवर्ड बराबर आर बैकवर्ड, बराबर हो जाती है। उस स्थिति को साम्य स्थिति कहते हैं। उस स्थिति को साम्य स्थिति कहते हैं। क्लियर है? इसके नीचे लिखो अर्थात साम्यावस्था पर, अर्थात साम्यावस्था पर। अब साम्यावस्था पर उसके आगे डैश लगा देना और उसके नीचे लिखना आर फॉरवर्ड बराबर आर बैकवर्ड, आर फॉरवर्ड आर एफ बराबर आर बी। अग्र अभिक्रिया की दर बराबर होती है पश्च अभिक्रिया की दर। अर्थात साम्यावस्था पर के आगे डैश और आर फॉरवर्ड बराबर आर
बैकवर्ड। अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्य अभिक्रिया की दर। उसके नीचे अगला पॉइंट लिखो, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की, इस कथन के नीचे लिखो, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की वह स्थिति, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की वह स्थिति जिसमें क्रियाकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता में, जिसमें क्रियाकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, साम्यावस्था स्थिति कहलाती है, साम्यावस्था स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो अपने पास ये दो प्रारूप हो गए डेफिनेशन के। वो अपने क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, अपना क्वेश्चन किस प्रकार से है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है ऑप्शन किस तरीके से हैं। तो इनके जो क्वेश्चन भी बनते हैं वो साथ साथ अपने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन, थ्योरेटिकल में तो आपको मालूम ही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो किस कंपटीशन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उनको मैं तब डिस्कस करूंगा, तो मैंने तो पहले ये बताया कि रासायनिक साम्य क्या है। अब इसके बाद में रासायनिक साम्य के गुण आएंगे, ठीक है, जिसे मैं अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करूंगा, क्योंकि वो फिर लंबा हो जाता है। बच्चों की आदत होती है कि जैसे अगर आपने 40-45 मिनट से ऊपर वीडियो बनाया तो वो देखते ही नहीं उस चीज़ को, कोई अर्थ नहीं है उस चीज़ का, पढ़ने में इंटरेस्ट कम लेते हैं। तो आपकी सहूलियत के अनुसार ये चीज़ कर रहा हूँ कि आप, छोटी चीज़ है, आप उस प्रारूप को समझ लोगे तो उसके बाद नेक्स्ट अगले हिस्से में पहुँच सकते हैं। तो नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर जो है रासायनिक साम्य के गुण क्या हैं उनको डिस्कस करूँगा। रासायनिक साम्य हो गया, तो जब गुण हो जाएंगे, रासायनिक साम्य हो चुका है, इन दोनों चीज़ों होने के बाद में यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको उठाऊंगा और उनको लेऊंगा। जो पीछे पढ़ लिया वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो भी मैं शामिल करूँगा। तो अब अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे साथ साथ चलेंगे। तो उससे अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे, जहाँ अपने पहले तो पढ़ेंगे उससे पर रासायनिक साम्य के गुण और उसके बाद में उनसे संबंधित रिलेटेड अपने क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले वीडियो तक आप जो है इसे वेट कीजिए और जो अपना पीछे का मैटर हो चुका उसको आप जो है वो रिवाइज करें। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके उस चीज़ को कमेंट कर सकते हैं, तो उसे मैं और बेटर वे से समझाने की कोशिश करूँगा। क्लियर है?